अस्सलाम वालेकुम जी। पेश खिदमत है लेसन नंबर 5, बेसिक लर्निंग फॉर लारावेल। लास्ट लेसन में, लेसन नंबर 4 में हम लोगों ने सीखा था कि किस तरीके से हम लोग रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में, और एक बल्कि हमने क्यूरी फाइंड और फर्स्ट और न्यू की भी सीखी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर रिकॉर्ड पहले से मौजूद नहीं है तो नया रिकॉर्ड बन जाए, अगर है तो वो अपडेट हो जाए। आज हम मज़ीद आगे चलते हैं कि डेटाबेस में हम लोग किस तरह से रिकॉर्ड्स ऐड कर सकते हैं। हम अगर डेटाबेस के स्ट्रक्चर पर नज़र दौड़ाएं, ये वो टेबल्स हैं जो हमें लारावेल ख़ुद से प्रोवाइड करता है, जिसमें माइग्रेशंस की इंफॉर्मेशन, जो जॉब्स होती हैं लारावेल की, आगे जाके हम लोग एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे कि जॉब्स से हम किस तरह काम ले सकते हैं। एक टेबल मैंने बनाया था कस्टमर्स के नाम का। इसमें मैंने, अगर मैं इस टेबल के अंदर आऊँ डाटे के अंदर, तो 7 रिकॉर्ड्स तकरीबन अभी एडिड हैं, जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम लोगों ने ऐड किए थे। अब अगर मैं वापस जाता हूँ डेटाबेस के फ़ाइल स्ट्रक्चर के ऊपर, लारावेल के फ़ाइल स्ट्रक्चर के ऊपर, तो यहाँ पर हमें, आप देखेंगे कि डेटाबेस के फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ोल्डर आपको मिलेगा सीडर्स और एक मिलेगा फैक्ट्रीज़। ये सीडर्स और फैक्ट्रीज़ इसीलिए है कि आपने बल्क में डाटा अपनी डेटाबेस के अंदर ऐड करना है। जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ कस्टमर्स या कुछ यूज़र्स ऐड कर लूँ अपनी डेटाबेस के अंदर। जैसे फ़र्स्ट टाइम यूज़र का टेबल बिल्कुल ब्लैंक है, और अगर मैंने कोई लॉगिन और ऑथेंटिकेशन सिस्टम बना ली है, तो मुझे एक यूज़र फ़र्स्ट टाइम चाहिए होगा। इस तरह के कामों के लिए हम सीडर्स को इस्तेमाल करते हैं। मैं बल्कि करके दिखाता हूँ। सीडर्स के टेबल को अगर आप सीडर्स के फ़ोल्डर को अगर आप ओपन करें, तो डेटाबेस सीडर के नाम की एक क्लास फ़ाइल आपको नज़र आएगी, और ये उसके अंदर उन्होंने सैम्पल कोड दिया हुआ है कि आप इस तरीके से यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, टेस्ट यूज़र बना सकते हैं। मैं इसको अगर अनकमेंट करूँ इस कोड को, तो ये देखें, इस तरीके से आप लोग रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह फैक्ट्रीज़ के फ़ोल्डर में आएँ तो आपको यूज़र फैक्ट्री, ये यूज़र के हवाले से यहाँ पे भी यूज़र में ही डेटाबेस ऐड हो रहा है, टेबल ऐड, रिकॉर्ड ऐड हो रहा है, और वहाँ पे भी यूज़र की फैक्ट्री, क्योंकि यूज़र का ही टेबल है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोवाइड किया जाता है लारावेल की तरफ से। ये देखें, इस वक्त यूज़र्स का टेबल है मगर कोई यूज़र ऐड नहीं है। अगर मैं वापस जाता हूँ, सीडर्स में आता हूँ, सीडर की क्लास के अंदर रन का एक मेथड बना हुआ है। इसके अंदर उन्होंने एक यूज़र सेव करने की कोशिश की है, उसका नाम, उसका ईमेल। मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक सैम्पल यूज़र अपने नाम से, शकील अहमद, और ईमेल एड्रेस, अगर मैं वापस जाऊँ यूज़र्स के टेबल में, तो यहाँ पर यूज़र नेम के अलावा ईमेल के अलावा पासवर्ड मुझे चाहिए। ये मैंने ऐड किया था एक कॉलम इज़ एडमिन, और बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, एक्टिव को भी 1 कर देते हैं। चलें, मैं वापस कोड में जाता हूँ, जिसने खुद ही सजेस्ट किया। पासवर्ड मैं कुछ भी अपना नाम ही रख देता हूँ, शकील। ये पासवर्ड लिखते हुए बी क्रिप्ट का एक फंक्शन है जो कि लारावेल आपको प्रोवाइड करता है। ये ऑटोमेटिकली आपके इस पासवर्ड को इनकोड कर देगा बी क्रिप्ट के हैश के अंदर। नेक्स्ट हम लोग, मेरा था गालिबन इज़ एडमिन और एक्टिव, मैं दोनों को ट्रू कर देता हूँ। इज़ एडमिन ट्रू और एक्टिव ट्रू। अब इन कोड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए लारावेल आपको एक और कमांड प्रोवाइड करता है। अगर हम लारावेल के कमांड प्रॉम्प्ट पे आ जाएं उसी पे, तो आपको कोड कमांड लगानी होगी php artisan db::seed। याद रखें, ये वाली जो कमांड है आपके सीडर्स के टेबल में डेटाबेस सीडर के अंदर मौजूद रन फंक्शन को रन करेगी। मैं कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, एंटर। सीडिंग डेटाबेस सक्सेसफुली हो गई। अब मैं डेटाबेस में आता हूँ, यूज़र्स के टेबल में रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, एक रिकॉर्ड जनरेट हो गया।
जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी थी, नेम, ईमेल, ये ऑटोमेटिकली ईमेल वेरीफाइड ऐट का, चूँकि हमने इसको टाइम स्टैम्प लगाया है, इसकी डाटाबेस डाटा टाइप जो है वो टाइम स्टैम्प है, ऑटोमेटिकली जो करंट टाइम है वो उसके अंदर आ जाएगा। पासवर्ड मैंने शकील दिया था, वो इनकोड होके आ गया। यहाँ बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि क्या पासवर्ड है। इस एडमिन ट्रू किया था, इसके अलावा एक्टिव ट्रू किया था। बाकी ये जितनी इन्फॉर्मेशन है ये ऑटोमेटिकली जनरेट की है लारावेल ने, मैंने कुछ नहीं किया, ये लारावेल ने किया। अब मुझे फ़र्ज़ करें कि यही काम बल्क में चाहिए, मुझे एकदम 1000 यूज़र्स चाहिए, डिफरेंट 1000 यूज़र्स। वापस जाएं अगर हम अपने कोड के स्ट्रक्चर में और यूज़र फैक्ट्री में आएँ। यूज़र फैक्ट्री के अंदर एक क्लास बना के हमें दे दी गई है, ये देखें। उसके अंदर यूज़र का टेबल इस्तेमाल किया गया है, यूज़र का मॉडल इस्तेमाल किया गया है और कहा गया है कि उसके अंदर आपने रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं। यहाँ एक्चुअली इस फैक्ट्री के अंदर कोई टेबल का जिक्र नहीं है। ये हम जब इस फैक्ट्री को कॉल करते हैं बाहर से, तो इसके अंदर मौजूद जो कोड हैं वो एग्जीक्यूट होते हैं। फेक नेम, फेक एक पीएचपी की लाइब्रेरी है जो कि आपके लारावेल में बिल्ट इन कर दी गई है। उसमें आप रैंडमली जनरेट कर सकते हैं नेम्स। इसी तरह फेक, यूनिक, सेफ ईमेल। यूनिक का मतलब, क्योंकि हमारी जो ईमेल की कॉलम है ईमेल का, वो यूनिक है, हमने वहाँ पे चेक लगाया। अगर आप डाटाबेस के स्ट्रक्चर पे आकर ये देखें, ईमेल से ऊपर आपको की, अगर आप स्ट्रक्चर पे देखें, ये की बनी नज़र आ रही है, मीन ये डुप्लीकेट डाटा रिसीव नहीं करेगी। तो वो इंसर्ट करने से पहले ये ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा यूनिक। सेफ ईमेल का मतलब कि इनवैलिड ईमेल्स ना हो, आई थिंक ये है सेफ ईमेल्स का। लेट मी सी, इन्होंने इसकी कोई डेफिनेशन नहीं दी हुई। ईमेल तो खैर हाँ जी यही है एग्जैक्टली। यूज़र फैक्ट्री में दोबारा आते हैं, यही है यूनिक और सेफ ईमेल, यानी वैलिड ईमेल एड्रेसेस। वरना अगर मैं ये नहीं लगाऊंगा तो वो सिंपल स्ट्रिंग जो है वो सेव करता रहेगा। मुझे ईमेल जनरेट करवानी है, इसलिए सेफ ईमेल लिखा है। ईमेल वेरीफाइड एट नाउ, जो मौजूदा टाइम है जिस वक्त मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ ये कोड। पासवर्ड, ये देखें उन्होंने एक मेथड होता है, ये भी वही काम करेगा जो बी क्रिप्ट करेगा। बी क्रिप्ट शॉर्ट है, आप वो भी इसको रिमूव करके वही इस्तेमाल कर सकते हैं। और हर एक का पासवर्ड पासवर्ड है, तो मैं हर एक का पासवर्ड जो है शकील रखूँगा। और रिमेंबर टोकन, एक रैंडमली एक स्ट्रिंग जनरेट हो जाए 10 करेक्टर की उसकी लेंथ हो, दैट्स ऑल। ओके, मैं इसको फैक्ट्री को बंद करता हूँ, वापस डेटाबेस सीडर में आता हूँ। यहीं पे सीडर पे अगर आप नोट करें तो उन्होंने ये कोड भी दिए हुए थे जो मैंने एग्जीक्यूट करके देखे, कमेंटेड थे। मैं इनको वापस कमेंट कर देता हूँ। इससे ऊपर लाइन पे नज़र दौड़ाएं तो उन्होंने फैक्ट्री के थ्रू भी डाटा जनरेट करने का तरीका बताया हुआ है। उसने कहा है कि जी यूज़र का जो मॉडल है उसका रेफरेंस दिया, उसकी फैक्ट्री उठाई, तो ऑटोमेटिकली वो यूज़र फैक्ट्री से कनेक्ट हो जाएगा। हाउ मैनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू क्रिएट, कितने रिकॉर्ड्स, आगे क्रिएट का मेथड। मैंने 10 रिकॉर्ड्स फ़िलहाल स्टार्ट में हम लोग जनरेट करते हैं। अब मैं दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ और सेम कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ। मैं देखूँ मैंने सेव किया है, नहीं इसको सेव नहीं किया। सेव, एंटर। इज एडमी डजेंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू, यस। मुझे फैक्ट्री में जाके एक्चुअली ये एरर क्यों आया है, देखें एरर है इज द एडमिन डजेंट हैव अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अगर आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर पे नज़र दौड़ाएं ना, तो इस एडमिन को मैंने नलेबल नहीं कहा हुआ। ये देखें नलेबल नहीं कहा हुआ, और इसको कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी असाइन नहीं की हुई। अब ये नल भी नहीं हो सकता, यानी कोई ना कोई वैल्यू इसके अंदर आनी ही आनी है, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी कोई नहीं दी हुई, जिस वजह से एरर जनरेट हो रहा है। तो इसके दो हल हैं, या तो इसमें अलाउ नलेबल पे क्लिक कर दूं, या फिर दूसरा हल ये है कि मैं अपने कोड्स में जाऊं, वहां पर इज एडमिन फॉल्स कर दूं सबको, ये सारे यूज़र्स जो जनरेट हों वो एडमिन ना हो। अब मैं वापस
कमांड प्रॉम्प्ट पे आता हूँ और यही कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ, एंटर। हो गया। वापस जाता हूँ डेटाबेस में, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें एक रिकॉर्ड मैंने पहले ऐड किया था, 10 मैंने मज़ीद ऐड किए। अब ज़रा कोड पे नज़र दौड़ाएं, फेक नेम की वजह से देखें किस किस्म का कोड नेम जनरेट हुआ। शकील अहमद तो ये मेरा यूज़र था। अब ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के उसने अंग्रेज़ों के नाम उठा लिए, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के ईमेल एड्रेसेस उठा लिए, example.net, example.com, example.org, डिफरेंट। पासवर्ड सबका सेम है यानी शकील, मगर स्ट्रिंग जो जनरेट हुई, अच्छा वो भी सेम जनरेट। ओके, अगर मैं ये सेम जनरेट नहीं होनी चाहिए, ये इसी वजह से कि जो इन्होंने यहाँ पे कोड प्रोवाइड किया है, शायद ये स्टैटिक पासवर्ड। यस, ओके, मैं इसको ना इसकी कॉपी लेके इस लाइन को डुप्लीकेट करता हूँ और बी क्रिप्ट यूज़ करता हूँ। बी क्रिप्ट और पासवर्ड है शकील। बी क्रिप्ट जब भी जनरेट करेगा पासवर्ड, हमेशा, बेशक एक ही पासवर्ड को जनरेट करे, हमेशा यूनिक पासवर्ड जनरेट करेगा। दोबारा कमांड एग्जीक्यूट करते हैं 10 यूज़र्स के साथ ही, db seed, एंटर। इसने थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगाया क्योंकि मैंने बी क्रिप्ट का मेथड यूज़ किया है, उससे पहले नहीं था तो उसने फ़ौरन उसको एग्जीक्यूट किया था। रिफ्रेश, ये देखें यहाँ से ऑनवर्ड, इस रिकॉर्ड से ऑनवर्ड, यहाँ नीचे सबकी स्ट्रिंग जो है पासवर्ड की वो डिफरेंट है। बाकी नेम देखें उसने बिल्कुल रैंडम नेम्स जनरेट किए हैं PHP फेकर लाइब्रेरी की मदद से, उसी की मदद से ईमेल जनरेट हुआ है। और रिमेंबर टोकन 10 करैक्टर्स लॉन्ग ये जनरेट हुआ है। और हाँ, एक्टिव की मैंने कोई वैल्यू नहीं दी थी तो सारे यूज़र्स इनएक्टिव हैं, फॉल्स हैं। इस एडमिन की वैल्यू मैंने ज़ीरो दे दी थी तो वो ज़ीरो ही होंगे। ये ज़ीरो इसलिए हैं कि डेटाबेस का स्ट्रक्चर जनरेट करते वक्त हमने इसे ये कहा था कि एक्टिव की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ज़ीरो हो, और इसको अलाउ ना लेबल भी रखा गया है, जिस वजह से इसने इस पे एरर भी नहीं दिया। अच्छा, अब वापस मैं सीडर पे आता हूँ, इस पे सॉरी, हाँ जी, सीडर पे आता हूँ डेटाबेस। यहाँ मैं सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स जनरेट कर रहा हूँ, मुझे यकमुश्त 5000 रिकॉर्ड्स चाहिए। ये देखिए 5000, ये स्लो, थोड़ा सा स्लो जाएगा। उसकी रीज़न कि उसने हर रिकॉर्ड ऐड करने से पहले डेटाबेस में क्यूरी लगानी है और चेक करना है आया ये ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, और बीक्रिप्ट भी, और उसके बाद फिर उसने रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे इसकी स्पीड निस्बतन स्लो होती जाएगी, मगर नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एंटर। हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स आ जाएंगे। इसको अपना काम करने देते हैं, वापस इधर आते हैं, देखते हैं। ये 21 यूज़र्स हैं अभी। रिफ्रेश, कोई यूज़र अभी नहीं आया, इसका मतलब है ये एग्जीक्यूट होके एक मरतबा ही मैं समझ रहा था कि साथ साथ ये यूज़र इंसर्ट करवाते जाएंगे, मगर नहीं, एग्जीक्यूशन के बाद ही यूज़र इंसर्ट होंगे। पता नहीं क्या एल्गोरिदम इन्होंने बनाया है इस कमांड को एग्जीक्यूट करने का। रिफ़्रेश, अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं आया। यहाँ पे भी रिफ़्रेश करके देखते हैं, 21 रिकॉर्ड्स उतने के उतने ही हैं। ये एक्सपेक्टेड था कि ये स्लो होगा क्योंकि वो यूनिक का चेक लगा हुआ है, उसकी वजह से ये स्लो होगा, बनता है इसका स्लो होना। थोड़ा वेट कर लेते हैं। अच्छा चलें, इसको एग्जीक्यूट होने देते हैं। मीनवाइल हम लोग इस पे आते हैं। हम लोगों ने एक अपना टेबल बनाया हुआ है कस्टमर के नाम का। अगर हमने उसके अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करने हैं तो हम उसका अपना सीडर बना सकते हैं, और उसका अपना हम लोग फैक्ट्री बना सकते हैं, उसके अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड। नॉर्मली एप्लीकेशन में ऐसा होता तो नहीं, मगर हम चूँकि डेटाबेस की मैनेजमेंट और ये कमांड्स वगैरह हम पढ़ रहे हैं, जिस वजह से हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है।
जी, ये मुझे काफ़ी देर हो गई है, मैंने वीडियो पॉज़ की हुई थी और मैं ये सीडिंग कंप्लीट होने का इंतज़ार कर रहा था। मगर मेरा ख़्याल है कि 5000 रिकॉर्ड्स जो हैं, वो थोड़े ज़्यादा हो जाएँगे यूनीक के चेक के साथ। अगर मैं यूनीक का चेक ख़त्म कर दूँ या पासवर्ड के चेक को अनडू करूँ, तो फिर शायद ये निस्बतन जल्दी काम करे। मैं एक काम करता हूँ कि अ, यहाँ पर यूज़र फैक्ट्री में जाके एक तो अंडू करके अंडू नहीं बल्कि इसको कमेंट करके जो स्टैटिक पासवर्ड वाला कोड है वो एग्जीक्यूट करूँ। वो उन्होंने इसीलिए लगाया हुआ था ताकि स्पीड बरकरार रहे। और वापस आता हूँ इसको सेव करके और रिकॉर्ड्स निस्बतन थोड़े कम करते हैं, 5000 के बजाय 1000 करते हैं। डेटाबेस में जाके देखते हैं, रिफ़्रेश, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो मैं इस कोड को कंट्रोल सी करके ब्रेक करता हूँ और दोबारा कोड एग्जीक्यूट करता हूँ। लेट्स सी अब कितना टाइम लेता है। पहले तो इसने अच्छा खासा टाइम लिया। ये देखें, 1000 रिकॉर्ड बिल्कुल 1-2 सेकंड के अंदर ही हो गए। इट्स मीन कि बी क्रिप्ट बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। रिफ्रेश करें, 1021 रिकॉर्ड्स ही तो 5000 भी हो जाएंगे। वो बी क्रिप्ट ही रीज़न था, यूनिक का चेक नहीं शायद। ये देखें हमारे पास रिकॉर्ड आ गए और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास। अच्छा, मैं दोबारा जाता हूँ और इस मरतबा 5000 रिकॉर्ड्स एग्जीक्यूट करवाता हूँ। मैं वीडियो पॉज नहीं कर रहा, मैं देखना ही चाहता हूँ। जी, एक एरर आया है और एरर डुप्लीकेशन चेक का है। यानी उसे उसने बिलाखिर एक ऐसी ईमेल जनरेट कर दी जो ऑलरेडी डुप्लीकेट थी। चलें, जितने रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए हम उनको देखते हैं। पहले से मेरे पास 1021 रिकॉर्ड है, रिफ़्रेश किया 1885 रिकॉर्ड आ गए। मैं दोबारा ये कमांड लगा देता हूँ, मज़ीद रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर लेते हैं। जी, एक मरतबा फिर एरर आ गया है, उसने ऐसी ईमेल जनरेट। इट्स मीन कि इसके पास ईमेल का जो कलेक्शन है वो लिमिटेड है, तो वो बार बार रिपीट करता है। रिफ्रेश 11991 ईमेल एड्रेसेस। अच्छा, ईमेल को आप चाहते हैं कि कभी डुप्लीकेट ना हो, तो इसका बड़ा एक आसान हल है। चले मैं बता देता हूँ। फैक्ट्री में चलते हैं। यहाँ पे जो मैं ईमेल ये जनरेट कर रहा हूँ ना, इसकी कॉपी लेता हूँ, इस लाइन को कमेंट करता हूँ। मैं ये करने के बजाय मैं कहता हूँ स्ट्रिंग रैंडम जनरेट हो 10 करेक्टर्स की और उसके साथ @gmail.com, ये आ जाए। अब देखते हैं दोबारा। एक तो वो डुप्लीकेशन का चेक, इसका मतलब है ये नहीं लगा रहा था। ओके, PHP आर्टिसन DB सीड एंटर। थोड़ा सा टाइम लिया शायद। रैंडम, जी हो गया। रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करने की वजह से मेरे पास 1991 है। रिफ्रेश, 6842 रिकॉर्ड्स हो गए। ये मेरे पास अच्छी खासी कलेक्शन हो गई। नीचे जाके देखें, जो ईमेल वो जीमेल वाले अभी नहीं आए। मैंने तो जीमेल वाले ईमेल एड्रेसेस इंसर्ट किए थे। अच्छा, वो नीचे मज़ीद आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये सिर्फ 1000 तक रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। मुझे मज़ीद देखने हैं तो मैं मैनुअल क्यूरी लगाऊंगा और मैं मज़ीद देख सकूंगा। वो इस तरह देख सकते हैं। मैं एक नए क्यूरी का टैब ओपन करता हूँ। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र्स, ऑर्डर बाय आईडी, डिसेंडिंग, लिमिट 500, यानी जो लेटेस्ट हैं वो रिकॉर्ड्स ऊपर आ जाएं। ये एग्जीक्यूट करते हैं तो लेटेस्ट रिकॉर्ड्स जो हैं ये ऊपर आ गए और 500 रिकॉर्ड्स मैंने शो करवाएं। तो ये देखें, जीमेल वाले रिकॉर्ड्स जो हैं ये डिस्प्ले हो रहे हैं। इस तरह मैंने ईमेल, अब मैं जितने मर्जी अनलिमिटेड चाहे लाखों में मैं रिकॉर्ड्स इंसर्ट करवा सकता हूँ। ये था सीडर, डेटाबेस का सीडर, जिसकी मदद से आप लोग अपने बल्क डाटा आप अपनी डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैं करता ये हूँ
कि अपनी सीडर, अपना कस्टमर का हमने एक टेबल बना रखा है, कस्टमर का सीडर हम लोग बनाते हैं। देखें कस्टमर के अंदर डाटा में आए तो हमारे पास ये इस वक्त इतने रिकॉर्ड्स हैं, तो हम कस्टमर का अपना सीडर बनाते हैं। वो उसका बनाने की जो कमांड है वो कमांड होगी php artisan make सीडर, और आगे नाम दे दें क्लास का कस्टमर सीडर, एंटर। आप अगर कोड्स में आएँ तो सीडर के फोल्डर के अंदर आपको एक और सीडर की फ़ाइल का इजाफा नज़र आएगा। रन की कमांड यहाँ पे हम वही कर सकते हैं। अच्छा, इसने सजेशन दी थी db टेबल डिलीट में, हमने कस्टमर, और कस्टमर का हम लोगों ने ये वाला मॉडल इस्तेमाल करना है, तो ये सिलेक्ट करें। आगे ऐप मॉडल लिखा है, इसका फ़ायदा ये होगा जब मैं उसको सिलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली उसने यूज़ करवा लिया और कस्टमर को इंसर्ट कर दिया। कॉलन इंसर्ट, रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करवाने के लिए आगे वही कोड्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जो हमने अपने लास्ट लेसन के अंदर रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने के लिए किए थे। ये वाले यही कोड्स मैं उठा लेता हूँ। अब यहाँ पे जो मसला आएगा वो वही वाला कि ईमेल यूनिक नहीं होगी तो एरर आएगा। अच्छा, ये तो मैं एक आध रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए कर सकता हूँ, मगर अगर मैंने बल्क में रिकॉर्ड इंसर्ट करने हो तो मुझे फिर सीडर बनाना होगा। सॉरी, सीडर तो मैं बना रहा हूँ, फैक्ट्री बनानी होगी। फैक्ट्री बना के उसी तरह से हम लोग बल्क रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं। देखते हैं कि हम किस तरीके से फैक्ट्री बना सकते हैं। हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं और यहाँ पे बिल्कुल उसी तरह से कमांड इस्तेमाल करते हैं। मेक सीडर की जगह मेक फैक्ट्री, और कस्टमर सीडर की जगह कस्टमर फैक्ट्री, एंटर। कोड्स में जाके देखें, फैक्ट्री के फोल्डर में कस्टमर फैक्ट्री की एक फ़ाइल बन गई है। हमने सिंपल यहाँ पे एक अरे रिटर्न करना है। वो वही कौन कौन से रिकॉर्ड हम इंसर्ट कर रहे थे, टेस्ट कंट्रोलर में देखते हैं। एक था नेम, फ़ोन, ईमेल, 3 चीज़ें। यही हम लोग कस्टमर फैक्ट्री में आते हैं, नेम, और बिल्कुल उसी तरह फेक नेम, ईमेल, फेक ईमेल जनरेट कर लेते हैं। और तीसरी चीज़ क्या थी, फ़ोन। फ़ोन भी हम लोग फेकर से हम लोग जनरेट कर सकते हैं, यानी उसको खुद ही सजेस्ट कर दें। डेट्स ऑल। ईमेल डुप्लीकेट का एरर आ सकता है अगर हम मल्टीपल बल्क रिकॉर्ड इंसर्ट करें उस सूरत में। चला के देखते हैं इसको, मगर उसके लिए कस्टमर सीडर में आए। ये कमांड एग्जीक्यूट करने के बजाय हमने कस्टमर का मॉडल यूज़ किया और फैक्ट्री यूज़ की और काउंट उसी तरह बिल्कुल उसी तरीके से, ये 10 रिकॉर्ड हम लोगों ने क्रिएट कर लिए। लेट्स सी। अच्छा, अब एक बात, ये कोड मैं कस्टमर सीडर के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ना कि डेटाबेस सीडर के अंदर। तो मैं जब ये कोड एग्जीक्यूट करूँगा ना तो नहीं चलेंगे। वो डेटाबेस सीडर के अंदर तो ये कोड है यूज़र वाले, तो यूज़र इंसर्ट होगा बजाय के मेरे कस्टमर इंसर्ट होने के। तो यहाँ पे मुझे इसको कॉल करना होगा, इस सीडर को कॉल करना होगा। इस तरह मैंने मल्टीपल सीडर बनाए हैं ना, आप उन सीडर को कॉल कर सकते हैं इस तरीके से। ये कोमा डालें और इसी तरह नेक्स्ट सीडर को जितने मर्जी सीडर्स आप कॉल कर लें। मैं एक ही सीडर है मेरे पास, दिस कॉल कस्टमर सीडर। मैंने यूज़र सीडर को भी कॉल करना है, तो ये जो कोड जो मैं यहाँ पे यूज़र इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, वो एक नया सीडर बनाऊँ यूज़र सीडर, उसमें ले जाऊँ और यहाँ पे कॉल में उसको डाल दूँ यूज़र सीडर। इस तरह मैं मल्टीपल सीडर्स को कॉल कर सकता हूँ। अब जाके मैं वापस वही वाली कमांड लगाऊंगा, यानी db:seed। लेट्स सी, ले जी, कस्टमर सीडर एग्जीक्यूट हो गया।
कस्टमर के टेबल में जाके देखते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ये देखें मज़ीद 10 रिकॉर्ड्स, 7 पहले थे, 10 मज़ीद आ गए, ये इंसर्ट हो गए। और आप देख सकते हैं कि फेकर की वजह से फ़ोन नंबर कैसा इंसर्ट हुआ है, ईमेल उसने ये जनरेट की है। और अभी तक क्योंकि कोई डुप्लीकेट जनरेट नहीं हुई, तो जिस वजह से इसको, अच्छा वो जो सेफ मेल की कमांड थी ना, वो मुझे याद आ गया। सेफ मेल का मतलब ये था, आपने अगर नोट किया है, यूज़र्स में चले जाएं, तो जितनी भी ईमेल्स जनरेट हुई हैं ना, वो उनके डोमेन ऐसे हैं, example.net, example.com, example.org, इससे हटके नहीं है। सेफ मेल से मुराद ऐसे डोमेन इस्तेमाल करेगा जो ईमेल एग्जिस्ट नहीं करते हैं ऑलरेडी, सेफ ईमेल्स कहलाएंगे। इसलिए वो डुप्लीकेट भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सेफ मेल के अंदर रहते हुए। जबकि ये जो मैंने सीडर में सेफ मेल्स का इस्तेमाल नहीं किया, कस्टमर के सीडर में, तो देखें जो ईमेल जनरेट हुए हैं उनमें जीमेल भी है, और जीमेल काफ़ी दफ़ा आ रहा है, और कुछ ऐसे डोमेन, यानी एग्जांपल के अलावा डोमेन्स हैं। ये सेफ मेल नहीं है। अगर आप कोड्स में वापस आएँ तो देखें मैंने इस फैक्ट्री के अंदर, कस्टमर की फैक्ट्री के अंदर, ये है कस्टमर की फैक्ट्री, मैंने सेफ मेल का इस्तेमाल नहीं किया। ये देखिए, एक काम करता हूँ, मैं सेफ ईमेल का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और 10 एक रिकॉर्ड मज़ीद सेफ ईमेल नहीं था। कस्टमर की यूज़र की फैक्ट्री में जाके देखते हैं, सेफ ईमेल ही था, ये था फेक, यूनिक और सेफ ईमेल। अच्छा, वो ईमेल की जगह यूनिक कहाँ गया, यूनिक ना भी हो तो वो फेक ईमेल। बहरहाल मेरा ख्याल है, चलें 10 टेस्ट कर लेते हैं हम लोग इन 10 को। मैं दोबारा से वो कमांड लगाता हूँ, db:/, ये हो गया। अब डेटाबेस में आता हूँ, रिफ़्रेश, तो देखें नीचे जो ईमेल जनरेट हो रहे हैं सेफ ईमेल की वजह से, वही example.org, example.net, एग्जैक्टली। मेरा ख्याल है हमें ज़रूरत नहीं, हमने कौन सा इनको ईमेल भेजनी है, तो फ़िलहाल हम लोग सेफ ईमेल के बगैर भी ईमेल जनरेट कर सकते हैं। और कस्टमर सीडर में आके जितने भी 1000 रिकॉर्ड्स आप चाहें आप इंसर्ट कर सकते हैं। और अब हम दोबारा एक दफ़ा कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगा, रिफ़्रेश, नहीं जी, मेरे पास टोटल रिफ़्रेश कस्टमर्स के अंदर 1027 रिकॉर्ड्स हो गए। 27 पहले थे और 1000 मैंने अभी इंसर्ट किए। तो ये था हमारा सीडर और फैक्ट्री का यूजेज, जिसकी मदद से हम लोग मल्टीपल डेटाबेस के रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है आज के लिए ये इतना लेसन ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेसन में मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा मज़ीद एडवांस डेटाबेस में जाऊं कि ना जाऊं, और आपको रिलेशनशिप के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट दे दूं कि लारावेल ने रिलेशनशिप डेटाबेस की जो टेबल्स की रिलेशंस हैं उसको किस कदर आसान कर दिया है। सिर्फ चंद एक वर्ड्स टाइप करके आप लोग रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, और आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि वो रिलेशन कैसे काम करता है। आप उसको इवन मेमोरी मैनेज भी कर सकते हैं उसकी, ताकि अगर आप बल्क रिकॉर्ड उठाएं तो आपका जो एप्लीकेशन है वेब वो स्लो ना हो। पेजिनेशन भी हम लोग कर सकते हैं। मेरा ख़्याल है कि अभी हम लोग रिलेशन की तरफ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेशन का देख लेते हैं। रिलेशंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंडर देता चलूँ। जिन लोगों ने RDBMS के सब्जेक्ट को पढ़ा है, तो वन टू मैनी टू मैनी टू वन, ये 3 किस्म के रिलेशनशिप्स होते हैं टेबल्स के दरमियान। जैसे इसके एक सिंपल, वेरी सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि मैं एक यहाँ पे टेबल जनरेट कर लेता हूँ ऑर्डर का। अब वो ऑर्डर किसी न किसी कस्टमर से बिलोंग करेगा, तो उस टेबल के अंदर, ऑर्डर के टेबल के अंदर मैं एक कॉलम डाल देता हूँ
ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, और ये इस कस्टमर में मौजूद जो मेरे रिकॉर्ड्स हैं उनका कोई एक आईडी उसमें डाल दूं। तो उस कॉलम से, शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका, उस कॉलम की मदद से हम रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। तो फिर मुझे ये पता चलेगा कि एक कस्टमर्स के अगेंस्ट कितने ऑर्डर्स हैं, मुझे वो दिखाओ, या वो ऑर्डर किस कस्टमर से बिलोंग करता है। तो कस्टमर से ऑर्डर्स वन टू मैनी, और ऑर्डर से कस्टमर मैनी टू वन, ये रिलेशन बनेगा। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेंगे। आज के लेसन में हम लोग ऑर्डर का टेबल भी जनरेट कर लेते हैं, माइग्रेशन एक नई जनरेट कर लेते हैं। PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन लास्ट लेसन में हमने पढ़ी थी। क्रिएट ऑर्डर टेबल -m, यानी इसका मॉडल भी जनरेट हो जाए। -m नहीं डालेंगे तो बाद में मॉडल आपको अलग से जनरेट करना पड़ेगा। लेट्स सी, -m के ऑप्शन मैं उल्टा कर रहा हूँ, सॉरी। मैं PHP आर्टिसन मेक मॉडल ऑर्डर और -m, यानी इसकी माइग्रेशन भी जनरेट हो जाए। वो दोनों m से हैं, माइग्रेशन भी और मॉडल भी, कन्फ्यूजन होती है। मैं ऑर्डर के नाम का मॉडल जनरेट कर रहा हूँ, उसकी माइग्रेशन भी साथ में जनरेट कर रहा हूँ। एंटर हो गई, 2 फाइलें उसने लिस्ट की। कोड में जाके देखते हैं। एक तो हम लोग डेटाबेस के अंदर माइग्रेशन में आते हैं, ये देखें एक नई एंड पे न्यू एक टेबल का इजाफा, ये फाइल का इजाफा हो गया है, और इसके अंदर ऑर्डर्स का है। और अगर वापस ऐप में मॉडल्स में जाएं तो ऑर्डर का भी इजाफा हो गया। ऑर्डर में हम लोगों ने कौन कौन से कॉलम रखने हैं, आईडी और टाइम स्टैम्प तो हमें चाहिए। इसके अलावा हम लोगों ने इंटीजर, बल्कि बिग इंटीजर क्यों, आप ज़रा वापस आएँ अपने कस्टमर्स के टेबल में। इसकी जो आईडी है ये बिग इंटीजर है, इसी का रेफरेंस हम लोगों ने उस ऑर्डर के टेबल में रखना है, तो इसलिए हमें बिग इंटीजर बनाना पड़ेगा। बिग इंटीजर, और उसका नाम रखें हम कस्टमर आईडी। ये ऑर्डर में हम लोग एक डेट डाल लेते हैं कि किस डेट का ऑर्डर है, उसका कॉलम का नाम भी डेट रख लेते हैं, और ऑर्डर की डिस्क्रिप्शन डाल लेते हैं DESC। ऑर्डर की अमाउंट के लिए हम लोगों को फ्लोट वैल्यू अमाउंट 10,2, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 10 हो और 2 उसमें से डेसिमल की पॉसिबिलिटी हो, डेसिमल वैल्यूज़ लेने के लिए। और क्या पॉसिबिलिटी है, हाँ, मेरा ख्याल है शॉर्ट सा टेबल रखते हैं, इतना बहुत है, और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग उसमें चेंज कर सकते हैं। सेव, वापस कमांड प्रॉम्प्ट में आए, PHP आर्टिसन माइग्रेशन को रन करने के लिए एंटर हो गया। डेटाबेस में आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक नए टेबल का इजाफा हो गया, ऑर्डर्स। इसमें रिव्यू करते हैं। कस्टमर आईडी, ये वो कॉलम होगा जिसके साथ हम लोग कस्टमर का रिलेशन बनाएंगे। मैं थोड़ा सा बता दूं, अभी लारावेल में नहीं, डेटाबेस की हद तक बता दूं कि यहाँ पर जैसे मैं वापस अगर कस्टमर टेबल में जाऊँ तो मेरे पास जो कस्टमर्स के ये आईडीज़ हैं, बीच में यहाँ से तो मिसिंग है 7 तक, बीच में से 2 नहीं है, 5 6 7 8 9 नहीं है। तो मैं 10 से ऑनवर्ड कोई मिसिंग नहीं है, क्योंकि वो हमने सीडर के थ्रू इंसर्ट की थी। तो मैं कोई भी कस्टमर लेता हूँ 10, बल्कि ये 1 मेरा है, एक 1 लेता हूँ, फिर 10 11 12। यहाँ इस टेबल में आता हूँ ऑर्डर्स में, इधर एक इंसर्ट करता हूँ रिकॉर्ड, आईडी को छोड़ देता हूँ, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। मैं मैनुअल इंसर्ट कर रहा हूँ, मैं ये सीड के थ्रू, बल्कि एक काम करते हैं इसका भी सीड बना लेते हैं, और 10 20 रिकॉर्ड्स हम इंसर्ट कर लेते हैं, गुड हो जाएगा, थोड़ी सी हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। PHP आर्टिसन मेक सीड ऑर्डर
सीडर, एंटर। साथ ही मैं फैक्ट्री भी जनरेट कर लेता हूँ, फैक्ट्री ऑर्डर फैक्ट्री, ये हो गया। कोड्स में जाएंगे तो दोनों में आपको डेटाबेस के फोल्डर के अंदर ऑर्डर की फैक्ट्री भी मिल गई, ऑर्डर का सीडर भी मिल गया, दिस वन, ऑर्डर का सीडर। अच्छा, मैं डेटाबेस सीडर में जाके कस्टमर सीडर को मैंने मज़ीद ऐड नहीं करनी, ऑर्डर सीडर डाल देता हूँ खाली। ऑर्डर सीडर में आके यहाँ पे ऑर्डर का मॉडल, फैक्ट्री और 10 रिकॉर्ड, अब मैं आता हूँ सेव करके ऑर्डर की फैक्ट्री में। यहाँ पर कॉलम कौन कौन से एक दफ़ा नज़र दौड़ाएं हमारे ऑर्डर के अंदर जो मैंने सेव करने हैं। कस्टमर आईडी, मैं कस्टमर आईडी 1, ये मेरा रिकॉर्ड है एज अ कस्टमर, ये मैं कर रहा हूँ। फिर इसके अलावा डेट, आज की डेट डाल देते हैं, टुडे। ये फंक्शन है बिल्ट इन, बिल्ट इन से मुराद लारावेल देता है, पीएचपी का बिल्ट इन नहीं है। आज की डेट आएगी इसमें। अच्छा, इसके लिए मुझे अपने मॉडल को ये बात बतानी है कि ये डेट टाइप का कॉलम है। उसके लिए जो मैंने नया मॉडल जनरेट किया है, मॉडल्स में आए, ऑर्डर वाला, यहाँ पर ये बात, एक तो हमने बेस मॉडल बनाया था अगर आपको याद हो अपने लास्ट लेसन में, उसको इंक्लूड करते हैं। इसमें हम लोगों ने बताना है प्रोटेक्टेड कास्ट, कॉलम का नाम जो कि है डेट और उसकी टाइप डेट, ये हमने बतानी है अपने मॉडल को। और अगर कोई ऐसा कॉलम और हो जैसे बूलियन, बूलियन हमने कोई नहीं रखा तो अभी बस ज़रूरत नहीं है, यही ठीक है, ये हमने बताना है, तभी ये चीज़ टुडे के साथ काम करेगी। किधर गया ऑर्डर की फैक्ट्री जी, और डेट था और क्या चीज़ थी, डिस्क्रिप्शन और अमाउंट। ओके, ये हम फेकर से जनरेट करवा लेते हैं। डिस्क्रिप्शन फेक, डिस्क्रिप्शन के लिए नहीं, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए ये कोई नहीं देता है, देता है फेक, ये तो मैंने फेकर की जो लाइब्रेरी है। अच्छा एक मिनट, अगर मैं नेट पे सर्च करूँ ना आपके सामने, लारावेल फेक जनरेट डिस्क्रिप्शन, फेकर, गेटिंग स्टार्टेड फेकर इन लारावेल वेलकम लर्निंग। चलें ये पहले वाले लिंक को देखते हैं कि ये फेकर, यूनिक ईमेल नाउ, पासवर्ड रिमेंबर टोकन, फेक को मज़ीद, ये एड्रेस जनरेट हो रहा है। अच्छा, एड्रेस भी हम लोगों ने नहीं जनरेट करना, मैं कोई डिस्क्रिप्शन या स्ट्रिंग टाइप कोई देख रहा हूँ, अगर इसमें मुझे मज़ीद हेल्प नहीं मिलती तो मैं फिर, जी ये देखिए पैराग्राफ, एग्जैक्टली ये चीज़ मैं चाह रहा था, टाइटल पैराग्राफ दोनों चीज़ें आ गई मुझे। हाँ, पैराग्राफ तो आ ही जाएगा, शॉर्ट पैराग्राफ 10 करेक्टर्स या 20 करेक्टर्स लॉन्ग जितना। डिस्क्रिप्शन आ गई और नेक्स्ट कॉलम था अमाउंट,
फेक नंबर बिटवीन डजेंट मैटर, कुछ भी आ जाए। फ्लोट चल, रैंडम फ्लोट मिनिमम और ये मैक्सिमम ही। पहली है मिक्स्ड डेसिमल्स, 0 मिक्स्ड मैक्सिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो जाए, ये मैं दोनों ही ऑप्शनल छोड़ देता हूँ। ओके, ये मेरा आ गया। अब मैं रन करता हूँ अपनी सीड वाली कमांड, db सीड वाली कमांड, ये एंटर। एरर डुप्लीकेट एंट्री, मगर मैंने डेटाबेस सीड में वो तो रोक दिया था। डेटाबेस सीड जी, मैं ऑर्डर सीडर चला रहा हूँ। ऑर्डर में कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है? नहीं, कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ। और कमांड्स में कॉल ऑर्डर सीडर, मैं ऑर्डर सीडर में वापस जाता हूँ। मैंने ऑर्डर का टेबल यानी मॉडल फैक्ट्री काउंट 10 और क्रिएट, और फैक्ट्री जो है ऑर्डर की, इसके अंदर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये क्यों हो रहा है? मैं दोबारा से रन करता हूँ, कमांड देखते हैं। एरर है वायलेटिंग डुप्लीकेट एंट्री फॉर कस्टमर ईमेल यूनिक अपडेटेड एट इंसर्ट इनटू कस्टमर्स। मैं तो कस्टमर्स इंसर्ट ही नहीं कर रहा हूँ। सेव नहीं हुआ, सेव भी हुआ है डेटाबेस सीड। कस्टमर्स तो हम इंसर्ट ही नहीं कर रहे हैं, ऑर्डर सीडर कर रहे हैं। दोबारा कमांड लगाते हैं। डेटा टू लॉन्ग फॉर कॉलम डिस्क्रिप्शन, हाँ अब वो हुआ है। ओके, हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है ऑर्डर के अंदर, इसकी विड्थ है 255, और वो जो पैराग्राफ जनरेट हो रहा है वो गालिबन टू लॉन्ग है, वो ये एरर दे रहा है। ओके, शॉर्ट पैराग्राफ हम लोगों ने दोबारा देखते हैं। हम लोग जो सर्च कर रहे थे कि अच्छा, ये हम ऐसा करते हैं, टाइटल रख लेते हैं इंस्टेड ऑफ पैराग्राफ। टाइटल जो है वो थोड़ा छोटा होता है। ऑर्डर फैक्ट्री, टाइटल कर लेते हैं, लेट्स सी। अब दोबारा कमांड एग्जीक्यूट करते हैं डीबी सीड की। अब क्या एरर है? वैल्यू फॉर कॉलम आउट ऑफ रेंज वैल्यू, यानी वो वैल्यू बहुत बड़ी हो गई है। ओके, रैंडम फ्लोट 0 से लेके मैक्सिमम मैं कहता हूँ 1000 तक चला जाए। अब देखते हैं, दोबारा कमांड एग्जीक्यूट करके डीबी सीड सक्सेसफुली। अब मैं अपने टेबल में आता हूँ, तो देखें कस्टमर आईडी 1 के साथ, यानी ये वाले ऑर्डर कस्टमर आईडी 1 से बिलोंग करते हैं। मेरे 10 रिकॉर्ड आ गए। ओके, मैं मज़ीद, अच्छा टाइटल में ये तो डिस्क्रिप्शन ठीक नहीं है, ये तो इस तरह का आ रहा है। मुझे कुछ पैराग्राफ शॉर्ट सा चाहिए, मैं उसके लिए मज़ीद सर्च करता हूँ। नीचे देखते हैं यूजिंग सीड, और दूसरे किसी रिज़ल्ट पे जाते हैं। यहाँ मेरे मतलब की चीज़ नहीं मिली। टाइटल में हाँ उसने कहा जेंडर आएगा, ये चीज़ें आएंगी, टाइटल मेल, टाइटल फीमेल, सफिक्स नेम, इस तरह की चीज़ आएगी। फर्स्ट नेम नहीं, ये चीज़ें आएंगी। अगर मैं उसके ऑफिशियल, हाँ हम लोग PHP फेकर लाइब्रेरी, उसके ऑफिशियल पेज पे चले जाते हैं। यहाँ से हमें पता चल जाएगा एग्जैक्ट हम लोगों ने क्या क्या कर सकते हैं। टेक्स्ट, फेकर टेक्स्ट, इस तरह का टेक्स्ट आएगा, हमें ये चाहिए, पैराग्राफ नहीं, ये टेक्स्ट चाहिए। और इसको लिमिट हम
लिमिट करने की तो ऑप्शन नहीं बताई। चलें ये टेक्स्ट का हम यूज़ कर लेते हैं। सेव। थोड़ा चेंज करते हैं। अब इस मर्तबा कस्टमर आईडी 10, क्योंकि अगर आप कस्टमर्स में जाके देखें तो मैंने इस कस्टमर के लिए तो ऑर्डर ऐड कर लिए हैं, इस कस्टमर के लिए अब मैं नेक्स्ट ऐड करने लगा हूँ कस्टमर आईडी 10 के लिए। ये भी मेरा ही नाम है। ऐसा करते हैं 11 के लिए कर लेते हैं और अब कोड्स एग्जीक्यूट करते हैं। डीबी सीड 11 के लिए हो गए, कुछ 13 के लिए कर लें डीबी सीड, कुछ 15 के लिए कर लें। इस तरह मुख्तलिफ कस्टमर्स के कुछ 17 के लिए कर लें, मगर इसके लिए 10 नहीं करने, सबके 10-10 ही हैं। इसके थोड़े से डिफरेंट करते हैं। ऑर्डर सीडर में जाके ऑर्डर सीडर में जाके 10 के बजाय इसके 5 करते हैं। अब कमांड एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं इस मरतबा 15 करूँगा और मगर फैक्ट्री की तरह है, ऑर्डर की फैक्ट्री आईडी नंबर 20 के लिए डीबीसी। ये जी मज़ीद डाटा मेरे पास आ गया है। ऑर्डर्स के टेबल में 60 रिकॉर्ड्स हो गए। मुख्तलिफ कस्टमर्स का डाटा आ गया। कस्टमर नंबर 1, 11, 13, 15, 17 एंड 20, ये डिफरेंट। अब हम इसको देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर सकता है। हम लोग नेक्स्ट लेसन में डाटा फैच करेंगे, कस्टमर्स का एक टेबल में शो करवाएंगे। इसके अलावा हम लोग इसके साथ रिलेशनशिप करेंगे, उस कस्टमर्स के ऑर्डर भी उसके साथ हम शो करवाएंगे इंशाल्लाह। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।